हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स के ऑल सेमेस्टर की दिल्ली थ्रू द एजिस द मेकिंग ऑफ इट्स ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री, दिल्ली प्राचीन काल से प्रारंभिक आधुनिक इतिहास के निर्माण तक एक नाम की इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव या जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और बीकॉम ऑनर्स के ऑल सेमेस्टर के दिल्ली थ्रू द एजिस द मेकिंग ऑफ इट्स ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री सब्जेक्ट की फोर्थ यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने थर्ड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम यूनिट 4 18वीं शताब्दी दिल्ली राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए 18वीं शताब्दी की दिल्ली, एक ऐसा शहर जो कभी कला, संगीत, साहित्य और व्यापार का केंद्र था, पर धीरे धीरे यहाँ सत्ता बदल रही थी, संरक्षक बदल रहे थे और समाज में भी बड़े परिवर्तन आ रहे थे। तो आज हम आपको ले चलेंगे उसी दौर की दिल्ली में। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो सबसे पहले हम एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में हम देखेंगे मुगल शासन काल में दिल्ली कला, संस्कृति और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बना। तो जो मुगल काल था उसमें दिल्ली सिर्फ राजनीतिक राजधानी ही नहीं थी, बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार का प्रमुख केंद्र भी वो थी। इस काल में स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, साहित्य, बाजार और हस्तशिल्प का अद्भुत विकास हुआ। तो इसी समय स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, साहित्य और हस्तशिल्प का अद्भुत विकास हुआ था। तो यही थी हमारी एक छोटी सी भूमिका। तो भूमिका कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है मुगलों के अधीन कला और संस्कृति का विकास। तो जो मुगल शासन था उसमें कला और संस्कृति का विकास किस प्रकार से हुआ, तो उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हमारी चित्रकला। तो चित्रकला में हम देखेंगे मुगलों ने फारसी और भारतीय परंपराओं को मिलाकर एक नई शैली, मुगल शैली विकसित की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो आपको चित्र दिखा रहा है ये हमारा मुगल शैली का ही एक चित्र है। तो मुगल काल की चित्रकला में फारसी और भारतीय परंपराओं का संगम हमें दिखाई देता है। चित्रण में बारीक विवरण, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी जीवन दिखाया गया है। तो जो चित्र है उसमें हमारा बारीक विवरण, प्राकृतिक दर्शन और दरबारी जीवन की झलक देखने को मिलती है। तो यही थी हमारी चित्रकला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया वो हमारा संगीत को लेकर आया। तो संगीत में हम देखेंगे अकबर के दरबार में तानसेन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ध्रुपद, ख्याल और कई गायक वाद परंपराएं पनपी। तो जो अकबर का दरबार था उसमें तानसेन जैसे महान संगीतकार रहते थे और यहीं से ध्रुपद और ख्याल जैसी शैलियाँ लोकप्रिय हुई थी। तो ये तो हमारा संगीत हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया वो हमारा साहित्यिक संस्कृति को लेकर आया। फारसी, अरबी और उर्दू साहित्य का उत्कर्ष। फारसी, अरबी और उर्दू साहित्य का उत्कर्ष हुआ। साथ ही कवि, लेखक और इतिहासकार शाही संरक्षण में फलते फूलते थे। तो जो भी कवि, लेखक और इतिहासकार होते थे वे शाही संरक्षण में रहते थे और वहीं पर खूब फले फूले भी। तो यही थी हमारी साहित्यिक संस्कृति। तो यही था हमारा जो मुगलों के अधीन कला और संस्कृति का विकास है वो हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है दिल्ली वाणिज्यिक केंद्र 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी दिल्ली है वो व्यापारिक केंद्र किस प्रकार से बनी। तो सबसे पहले हमारे आता है दिल्ली के बाजार। तो जो प्रमुख बाजार है उनमें हम देख लेते हैं। तो दिल्ली में अनेक प्रमुख बाजार थे, दरियागंज, चांदनी चौक, बारह हिंदू राव आदि। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरह के कुछ बाजार जो थे वे दिल्ली में थे। तो दिल्ली में ऐसे ही बहुत सारे प्रमुख बाजार थे। तो ये तो दिल्ली के बाजार हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया वो हमारा आया फैज बाजार और चांदनी चौक को लेकर। तो जो अब हमारे दो बाजार फेमस है, चांदनी चौक और फैज बाजार, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। फैज बाजार से चांदनी चौक तक व्यापारिक गतिविधियां चलती थी।
चांदनी चौक मुगल दिल्ली का मुख्य व्यापारिक स्थल था। तो जो फैज बाजार था उससे चांदनी चौक तक व्यापारिक गतिविधियां चलती रहती थी और चांदनी चौक उस समय का मुख्य बाजार था जहां दूर दूर से व्यापारी भी आते थे। तो यही था हमारा फैज बाजार और चांदनी चौक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हस्तशिल्प उत्पादन। तो इसमें हम देखेंगे दिल्ली में कशीदाकारी, धातु कला, इत्र, कालीन और आभूषण निर्माण प्रसिद्ध था। तो दिल्ली कशीदाकारी, धातु कला, इत्र, कालीन और आभूषण निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। कारीगर छोटे छोटे कारखाने थे जिन्हें छत्ते कहा जाता था और उनमें ही काम करते थे। तो छत्ते थे, छत्ते शब्द का उपयोग छोटे औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रों के लिए होता था जहां दस्तकार रहते थे। तो जो कारीगर थे वे छोटे छोटे कारखानों में रहते थे जिन्हें छत्ते कहा जाता था और उनमें ही वे काम करते थे। इसके बाद तो ये तो हमारा जो दिल्ली वाणिज्यिक केंद्र था उसको हमने देख लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शाहजहानाबाद में संगीत कलाओं का विकास। तो जो शाहजहानाबाद था उसमें जो नई राजधानी स्थापित की गई थी शाहजहानाबाद, उसमें संगीत कलाओं का विकास किस तरीके से हुआ उसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है संरक्षक पद्धति में परिवर्तन। तो संरक्षण पद्धति में हम परिवर्तन में देखेंगे शुरू में शाही दरबार संगीत का संरक्षक था, परंतु धीरे धीरे यह संरक्षण जमींदारों और नवाबों ने किया। तो शुरुआत में संगीत का संरक्षण शाही दरबार करता था, लेकिन धीरे धीरे यह जिम्मेदारी जमींदारों और नवाबों ने संभाल ली। तो यही थी संरक्षण पद्धति में परिवर्तन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ध्रुपद की लोकप्रियता का ह्रास। तो इसमें संगीत की शास्त्रीय ध्रुपद शैली की लोकप्रियता में गिरावट आई। तो जब कभी ध्रुपद सबसे लोकप्रिय शैली थी, लेकिन धीरे धीरे इसका जो आकर्षण है वो कम होने लगा। तो यही थी ध्रुपद की लोकप्रियता का ह्रास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है ख्याल गायकी। तो ख्याल गायकी अधिक लचीली और भावपूर्ण थी जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी। तो इसके स्थान पर जो ध्रुपद था इसके स्थान पर ख्याल गायकी लोकप्रिय हुई और यह अधिक लचीली और भावपूर्ण भी थी। तो यही थी हमारी ख्याल गायकी। इसके बाद आता है तराना। तो तराना में हम देखेंगे एक प्रकार का संगीत जो तेज लय और लय तालबद्ध स्वर प्रयोग करता है। तो तेज लय और ताल पर आधारित एक संगीत शैली जिसे तराना कहा जाता था। तो यही थी तराना। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है जंगला। तो गायकी की एक उपशैली जिसमें विविध सुरों की सजावट होती है। तो गायकी की एक उपशैली होती है जिसमें सुरों की सजावट की जाती थी, उसको ही हम जंगला या झाला भी कहते थे। इसको हम झाला भी कहते थे, झाला। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है कव्वाली, जो कि आज के समय में भी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये एक कव्वाली टाइप में ही है। तो सूफी परंपरा से जुड़ी संगीत शैली दरगाहों में गाई जाती थी। तो जो सूफी परंपरा से जुड़ी कव्वाली होती थी वे दिल्ली के दरगाहों में गाई जाती थी। तो यही थी कव्वाली। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है मरसिया ख्वानी। तो मरसिया ख्वानी में हम देखेंगे सिया समुदाय द्वारा मुहर्रम के समय गाया जाने वाला शोक संगीत। तो सिया समुदाय द्वारा मुहर्रम के अवसर पर गाए जाने वाले शोक संगीत को मरसिया ख्वानी कहा गया। तो यही था मरसिया ख्वानी। इसके बाद आता है वाद्य संगीत। तो अब हम वाद्य संगीत देख लेते हैं जिसमें तबला, पखावज, सारंगी, सितार जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग संगीत सभाओं में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। तो जो ये वाद्य यंत्र होगा इनका खूब प्रयोग होने लगा और इनका स्थान संगीत सभाओं में बेहद महत्वपूर्ण हो गया था। तो ये थे हमारे वाद्य यंत्र। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वे हमारे नृत्य रूप आते हैं। नृत्य रूप इसमें कथक नृत्य का प्रारंभिक स्वरूप दरबारों में प्रस्तुत किया जाता है, साथ ही लोक नृत्यों और शास्त्रीय नृत्यों में स्पष्ट अंतर था। तो जो कथक नृत्य का प्रारंभिक स्वरूप था वो दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था और वहीं लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का जो स्पष्ट अंतर है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो यही था हमारा नृत्य रूप। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है मंडेती, अर्थात संभवतः मेहरौली महोत्सव या पारंपरिक उत्सव का संदर्भ। तो मेले और उत्सव होते थे जिन्हें हम मोहाली मेला भी कहते थे या मंडेती भी कहते थे। तो धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन दिल्ली में आम था। संगीत और नृत्य इनमें प्रमुख आकर्षक होते थे। तो जो दिल्ली थी उसमें धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव आम थे, लेकिन मेहरौली का मेला सबसे लोकप्रिय माना जाता था जहाँ संगीत और नृत्य मुख्य आकर्षण होते थे। तो यही था हमारा मंडेती। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटे से उपसंहार को लेकर आता है, एक छोटे से निष्कर्ष को लेकर आता है। तो उपसंहार में हम सबसे पहले देखेंगे मुगल काल की दिल्ली केवल राजनीतिक राजधानी नहीं थी, बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार की दृष्टि से भी उच्च शिखर पर थी। इस काल की विरासत आज भी दिल्ली की पहचान में दिखाई देती है।
तो स्टूडेंट 18वीं शताब्दी की जो दिल्ली थी वो सिर्फ राजनीति का केंद्र ही नहीं थी, यहाँ कला, संगीत, साहित्य और व्यापार अपने उत्कर्ष पर थे। और यही दौर हमें सिखाता है कि दिल्ली केवल सत्ता की नगरी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक धड़कन भी थी। तो आज भी जब हम दिल्ली की गलियों में चलते हैं तो उन पुराने गीतों, पेंटिंग्स और बाजारों की गूंज महसूस हमें होती है। तो यही था हमारा एक छोटा सा ऑप्शन आर, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी फोर्थ यूनिट, जिसके साथ हमारा जो दिल्ली थ्रू द एजेस सब्जेक्ट है इसका हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारी टोटल फोर्थ यूनिट थी जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी दिल्ली थ्रू द एजेस, इट्स मेकिंग ईयरली मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंप्लीट सिलेबस जो कि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। एंड अगर किसी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड अगले अध्याय के अगले जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए तैयार रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।